नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। आज की इस अंक में बात करेंगे कोरोना महामारी के चलते इस साल ऑनलाइन माध्यम से आयोजित नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह की। बताएंगे क्या है भारतीय शोधकर्ताओं द्वारा विकसित हवा से पेयजल प्राप्त करने की तकनीक। खबरें और भी होंगी, लेकिन सबसे पहले देखते हैं इस अंक की सुर्खियां। नोबेल पुरस्कार 2020 वितरण समारोह संपन्न। कोरोना महामारी के चलते हुआ ऑनलाइन समारोह। विजेताओं के घरों पर जाकर दिए गए नोबेल पुरस्कार। IISF 2020 में होंगे 5 विश्व कीर्तिमान। वर्चुअल माध्यम से साइंस प्रयोग कर स्कूली बच्चे करेंगे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के प्रयास। नम हवा से पेयजल निकालने की विधि विकसित। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं द्वारा विकसित तकनीक द्वारा उच्च आर्द्रता वाली हवा से जमा किया जा सकता है पानी। और किसानों का जीवन बदल रहा है सगुणा राइस तंत्र। महाराष्ट्र के प्रगतिशील किसान ने विकसित की कम लागत और कम सिंचाई में ज्यादा पैदावार वाली पद्धति। वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार सबसे प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी ऑनलाइन प्रसारण के माध्यम से किया गया। मुख्य समारोह से पहले ही आयोजकों ने 2020 के नोबेल विजेताओं को उनके घर जाकर पुरस्कार सौंप दिए थे। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम में होने वाले समारोह को सादगी से मनाया गया और पुरस्कार वितरण की रिकॉर्डिंग्स का सीधा प्रसारण किया गया। ज्ञान विज्ञान की एक रिपोर्ट। इस साल कोरोना महामारी के चलते इस बार नोबेल पुरस्कार वितरण समारोह कार्यक्रम को डिजिटल माध्यम से आयोजित किया गया। 2020 में विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले 12 विजेताओं को पहले ही उनके वतन में घरों पर जाकर पुरस्कार राशि, प्रशस्ति पत्र और पदक से सम्मानित किया गया और 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो के मुख्य समारोह में इन रिकॉर्डिंग्स का ऑनलाइन प्रसारण किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में इस बार के विजेताओं में चिकित्सा के लिए 3 वैज्ञानिकों, अमेरिका के हार्वी जे ऑल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के माइकल हॉक्टन को हेपेटाइटिस सी जैसी गंभीर बीमारी के क्षेत्र में उनके सफल प्रयासों के लिए संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया था। इस बार उनके घरों पर उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। Professors Penrose, Gensel and Gaze, you have been awarded the 2020 Nobel Prize in Physics. भौतिकी के नोबेल पुरस्कार के लिए भी इस बार 3 वैज्ञानिकों, ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज के नामों की घोषणा की गई थी। रोजर पेनरोज को एल्बर्ट आइंस्टीन के सिद्धांतों के आधार पर ब्लैक होल के निर्माण का पता लगाने के लिए मैथमेटिकल मॉडल्स तैयार करने और रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझाने के लिए भौतिकी के नोबेल से सम्मानित किया गया। We will now continue the ceremony by honoring the laureates in chemistry. रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इस बार 2 महिला वैज्ञानिकों का चयन किया गया था। फ्रांस की एमेनुएल शारपेंटे तथा अमेरिकी बायोकेमिस्ट जेनिफर ए डाउडना को जीनोम एडिटिंग की क्रिस्पर-Cas9 पद्धति विकसित करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जो कि जेनेटिक बीमारियों के निदान की दिशा में एक क्रांतिकारी विकास कहा जा सकता है। इससे पहले 9 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार विजेताओं ने वर्चुअल माध्यम से अपने अपने संबोधन दिए थे। नोबेल पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। स्वीडन के मशहूर वैज्ञानिक सर अल्फ्रेड नोबेल की याद में हर साल विज्ञान, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों को चुना जाता है और फिर सर अल्फ्रेड की पुण्यतिथि 10 दिसंबर को स्टॉकहोम और ओस्लो में भव्य समारोह के दौरान नोबेल लॉरिएट्स को उस साल के नोबेल से सम्मानित किया जाता है, जो इस बार वैश्विक महामारी के चलते डिजिटल तरीके से मनाया गया। So we will end this ceremony with David Bowie's Heroes.
because that is what you are to us, heroes, for all the great things you are doing for mankind. Thank you, and once again, congratulations. अब बात छठे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की। विज्ञान के सबसे बड़े उत्सव में नई पीढ़ी को विज्ञान के प्रति आकर्षित करने के लिए विश्व कीर्तिमान बनाने की परंपरा रही है। इस बार 22 से 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे विज्ञान के इस महापर्व में भी देश के नाम कई कीर्तिमान दर्ज कराने की योजना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के ये प्रयास वर्चुअल माध्यम से ही आयोजित किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। जहां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2020 वर्चुअल माध्यम से मनाए जाने वाले सबसे बड़े विज्ञान महोत्सव का कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है, वहीं IISF ने अपने हर संस्करण में अनूठे विज्ञान प्रयोगों द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में देश का नाम दर्ज कराया है। कोरोना महामारी के चलते 22 से 25 दिसंबर तक ऑनलाइन आयोजित किए जा रहे IISF के छठे संस्करण में भी स्कूल विद्यार्थी 5 तरह के आधिकारिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास करेंगे। 2015 से गिनीज वर्ल्ड जो रिकॉर्ड हैं उसका हम हमेशा प्रयास करते हैं और हमारा एक सौभाग्य भी है कि हम हर साल 1 से लेकर 3 तक हम हमेशा उसमें अवार्ड लेने में सक्षम रहे हैं और इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म में भी हम ये प्रयास करने जा रहे हैं और 2020 में हम ऐसे 5 गतिविधियां हमने तय निश्चित की हैं। एक तो ये महोत्सव को ही हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों के साथ ये कार्यक्रम करने का एक रिकॉर्ड हम प्रयास करने जा रहे हैं। IISF 2020 में 22 दिसंबर को सबसे ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा सनडायल किट असेंबलिंग रिकॉर्ड बनाने का प्रयास होगा। इस कोशिश में वर्चुअल माध्यम से देश भर से बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं हिस्सा लेंगे। 23 दिसंबर को वॉशिंग हैंड्स एक्टिविटी आयोजित की जाएगी, जिसमें स्कूली बच्चे एक साथ हाथ धोने की गतिविधि कर सुरक्षित दुनिया के लिए सुरक्षित आप संदेश देंगे। 24 दिसंबर को विद्यार्थियों द्वारा रक्षात्मक मास्क पहनने की गतिविधि की जाएगी, जिसमें पूरे देश से बच्चे हिस्सा लेंगे। 25 दिसंबर को विस्पोक मंच पर न्यूट्रिशन पाठ के सीधे प्रसारण को सर्वाधिक दर्शकों द्वारा देखा जाने का विश्व कीर्तिमान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं 5वां विश्व कीर्तिमान एक सप्ताह के अंदर आभासी विज्ञान सम्मेलन में सबसे ज्यादा उपस्थिति का होगा। इसके कीर्तिमान के लिए 20 से 25 दिसंबर 2020 तक पूर्व आयोजनों से लेकर IISF के मुख्य आयोजन के दौरान हुए कार्यक्रमों से जुड़ने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा। इस महामारी के समय जिस प्रकार से हमें संरक्षण करना चाहिए उसके बारे में भी एक गतिविधि होगी। उसमें एक मास्क वेयरिंग और ओथ लेने की जो एक गतिविधि होगी। इसके अलावा हैंड वॉश की भी गतिविधि होगी। चौथी गतिविधि होगी जिसमें सूरज के धूप घड़ी जिसको हम कहते हैं, धूप घड़ी बनाने का और समझने का एक कार्यक्रम होगा। और एक होगा सबसे बड़ा व्याख्यान और ऐसे 5 अलग अलग प्रकार के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट हम करने जा रहे हैं और हमारी आशा है कि इतनी बड़ी चुनौती को हम सफलतापूर्वक करने में कामयाब होंगे। IISF के दौरान विश्व कीर्तिमान बनाने की ये परंपरा युवा पीढ़ी, खासकर विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति आकर्षण पैदा करती है। इस दौरान किए गए विज्ञान प्रयोग युवाओं का ज्ञानवर्धन कर इस क्षेत्र में भविष्य बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं और यही भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का उद्देश्य भी है। ज्ञान विज्ञान में फिलहाल वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। अभी वापस लौटते हैं। ज्ञान विज्ञान में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हवा में नमी होती है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि यही नमी पेयजल की तरह इस्तेमाल की जा सकती है तो शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है। IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अब हवा की नमी से पानी निकालने की एक कुशल विधि विकसित कर ली है।
भारतीय शोधकर्ताओं का ये नवाचार भारत जैसे उच्च आर्द्रता वाले देश में पेयजल समस्या को कम करने में सहायक हो सकता है। एक रिपोर्ट। पूरी दुनिया में आज पानी की कमी एक समस्या बन चुकी है। इसे दूर करने के लिए गैर पारंपरिक साधनों के माध्यम से पानी को इकट्ठा करने और संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। वैज्ञानिक वाटर हार्वेस्टिंग के नए तरीके डिजाइन करने के लिए प्रकृति की ओर रुख कर रहे हैं, जिनमें वायु भी शामिल है। इसी कड़ी में IIT गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने अब हवा से पेयजल प्राप्त करने की एक कुशल विधि विकसित की है। संस्थान के रसायन विज्ञान विभाग के सह प्राध्यापक डॉक्टर उत्तम मन्ना के नेतृत्व में शोध छात्र कौशिक मांझी, अभिजीत दास और मणिदीपा धर की टीम द्वारा किया गया ये परिवर्तनीय शोध द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। हमारे देश में ज्यादातर इलाकों में उच्च आर्द्रता या गर्म मौसम होता है। इसका मतलब है पानी का ज्यादा वाष्पीकरण होगा। अगर हम इस वाष्प को तरल में बदलने का रास्ता निकाल लें तो इस मुश्किल को हल किया जा सकता है। हमने कई आयामों और ज्यामिति के साथ रासायनिक रूप से संशोधित संरचनाएं और अत्यधिक हाइड्रोफिलिक पैच तैयार किए और इन पैटर्न इंटरफेस को प्राकृतिक रूप से सीमित कर दिया। हमने पाया कि दोनों का उच्च प्रभाव है। ये विधि विभिन्न प्रकार के पौधों में प्राकृतिक रूप से पानी के प्रति विकर्षण और आकर्षण रखने वाली यानी हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक प्रवृत्ति पर आधारित है। वैज्ञानिकों ने इन दोनों प्राकृतिक विशेषताओं को मिलाकर एक नवीन पॉलीमरिक सामग्री विकसित की और उसके द्वारा साधारण कागज पर स्पंजी छिद्रयुक्त संरचनाएं तैयार की। इस संरचना में हाइड्रोफिलिक सामग्री हवा में मौजूद नमी को सोखकर पानी जमा कर लेती है। कागज की सतह पर लगाई गई जैतून तेल या सिंथेटिक चिकनाई हाइड्रोफोबिक की तरह व्यवहार कर उस पानी को टिकने नहीं देती और फिसला देती है, जिसे एक जगह इकट्ठा कर पानी का संचयन किया जा सकता है। मौलिक अनुकूलन के माध्यम से हमने अपने इंटरफेस के लिए एक बहुत ही कुशल जल संचयन क्षमता हासिल की, जो न केवल पूर्व इंटरफेस को बल्कि इसके रासायनिक रूप से संशोधित हाइड्रोफिलिक सिलिप्स इंटरफेस को दर्शाता है। इसलिए इसके डिजाइनिंग मानक और प्रदर्शन गौर करने लायक हैं। इसके व्यावसायीकरण की काफी संभावनाएं हैं। अपनी तरह की ये पहली विधि ज्यादा नमी वाली हवा से जल संचयन में दक्ष है, जो कि भारत जैसे उच्च आर्द्रता वाले देश में काफी सहायक हो सकती है। बड़े स्तर पर औद्योगिक निर्माण कर इस विधि से नमी और कोहरे के दौरान पेयजल का संचयन किया जा सकता है। इसके अलावा इस नवीन सामग्री का इस्तेमाल आसानी से साफ होने वाले घरेलू उपकरण बनाने, जहाजों और पनडुब्बियों की निचली सतह और विमानों के लिए बर्फरोधी खिड़कियां विकसित करने में भी किया जा सकता है। विज्ञान और तकनीक की समझ हर क्षेत्र में बेहतर समाधान दे सकती है। यही साबित किया है महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में रहने वाले चंद्रशेखर भड़सावले ने। इस प्रगतिशील किसान ने सगुड़ा राइस तंत्र विकसित करके पारंपरिक खेती की कमियों को दूर कर दिया है। महाराष्ट्र के ज्यादातर जिलों के किसान आज इस तकनीक द्वारा धान और अन्य फसलें उगाकर 2 से 3 गुना फायदा उठा रहे हैं। क्या है ये सगुड़ा राइस तंत्र, जानने के लिए देखते हैं ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। महाराष्ट्र के किसान अब धान उगाने की पारंपरिक पद्धति को छोड़ नवीन तकनीक अपना रहे हैं। सगुणा राइस तंत्र नाम से कृषि की इस तकनीक ने 1 दशक के अंदर ही पूरे क्षेत्र में एक बदलाव ला दिया है। सगुणा राइस तकनीक द्वारा बिना जुताई, पारंपरिक तराई, रोपाई और गुणाई के धान की फसल ली जा सकती है। इस नवाचार का श्रेय जाता है रायगढ़ जिले के कृषि भूषण से सम्मानित किसान चंद्रशेखर भड़सावले को, जिन्होंने अथक प्रयासों से ऐसा सगुणा राइस तंत्र विकसित किया जिसके द्वारा धान के साथ साथ बिना जुताई के फसल चक्र की अन्य फसलें भी ली जा सकती हैं। सगुणा राइस तकनीक ये धान की खेती, चावल की खेती
और चावल से जुड़े हुए और अलग अलग तरीके के बहुत सारे फसलों को लेने वाली एक ऐसा तरीका है जिसमें जोताई नहीं, जिसमें कीचड़ गारा नहीं, जिसमें कोई भी तरीके का हल या कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ता। और ये नहीं करते हुए भी किसान की आमदनी दुगुना, कभी कभी 3 गुना हो जाती है। कृषि विज्ञान में स्नातक और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से खाद्य प्रौद्योगिकी में डिग्री हासिल करने वाले भड़सावले ने 2011 में सगुणा बाग स्थापित किया और सगुणा राइस तंत्र से खेती करनी शुरू की। फायदा देख उन्होंने आसपास के किसानों को भी प्रशिक्षण दिया। इस तकनीक में उठी हुई क्यारी तैयार कर लोहे के फ्रेम से छेद बनाए जाते हैं। दानेदार खाद के साथ मिलाकर बीज को मिट्टी में डाला जाता है और बारिश या सिंचाई से मिट्टी गीली कर उस पर सिर्फ खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जाता है। धान की कटाई के बाद उसकी पुराली को हटाया नहीं जाता, बल्कि उसी पर अगली फसल की बुआई कर दी जाती है। इस पद्धति से लागत कम होने के साथ साथ पैदावार भी कई गुना बढ़ गई है। जीरो टिल यानी कि इसमें किसी भी तरह की जुताई यानी कि लैंड प्रिपरेशन नहीं करना होता है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर यानी कि संवर्धित खेती। तो संवर्धित खेती में किसानों को लागत कम लगती है। किसानों के एफर्ट्स, किसानों को लगने वाला जो भी यानी कि रासायनिक खाद हो, बीज हो और किसी भी तरह की मेहनत, उसमें उनका बचत हो जाता है। सगुणा तकनीक में जुताई न करने से खेत की मिट्टी ढीली नहीं होती। खरपतवार और फसलों के अपशिष्ट छूटने से खेत की मिट्टी का संरक्षण होता है और नमी बनी रहती है, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और धान जैसी फसलें कम पानी में उपजाई जा सकती हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि जैसे ही हम पहला फसल लेते हैं, वो फसल के जड़ें हम उसी जगह पर रखते हैं। वो जड़ वहीं पर सड़ता है, वहीं पर डीके होता है, डिकम्पोज होता है। उसका भूमाता की जो कण रचना, पार्टिकल एग्रीगेशन, सॉइल एग्रीगेशन बहुत अच्छी तरह से बनती है, जो एक ऐसा फ़ायदेमंद हो जाती है कि कभी ज़्यादा बारिश हो गया, कभी अनटाइमली बारिश हो गया, तो एक्सेस वाटर नीचे चला जाता है। उसका मतलब ऐसा है कि मिट्टी जो है, धरती माता जो है, वो वेल ड्रेन्ड होती है। आज सगुणा बाग राज्य का पहला कृषि पर्यटन स्थल बन चुका है, जहां दूर दूर से किसान, व्यापारी और शोधकर्ता सगुणा राइस तंत्र को देखने पहुंचते हैं। महाराष्ट्र के लगभग सभी धान उत्पादन वाले जिलों में इसी नवीन तकनीक द्वारा धान सहित सब्जियों, मूंगफली, गेहूं, सोयाबीन जैसी फसलों की खेती की जा रही है। महाराष्ट्र के किसानों की आय बढ़ा रही ये तकनीक देश के बाकी हिस्सों के किसानों के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द वापस लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और आखिर में देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब परीक्षणों का चरण खत्म होता नजर आ रहा है। आम उपयोग के तौर पर अब तक की जानकारी के मुताबिक उत्तरी आयरलैंड की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कीनान पहली शख्स हैं जिन्हें फाइजर बायोएनटेक कोविड वैक्सीन का डोज दिया गया। दूसरा नाम वारविकशायर शहर के 80 वर्षीय विलियम शेक्सपियर का है, जिनका टीकाकरण किया गया है। फाइजर ने भारत में भी अपनी वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए आवेदन किया है। उधर सीरम इंस्टीट्यूट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से तैयार की कोविड वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन के इमरजेंसी अप्रूवल के लिए भारतीय औषधि महानियंत्रक से आवेदन किया है। इन आवेदनों से उम्मीद है कि भारत में भी अगले कुछ समय में ही कई कोरोना वैक्सीन आम उपयोग के लिए उपलब्ध हो सकती हैं।
6 दिसंबर को क्षुद्रग्रह के नमूने ला रहा जापानी कैप्सूल धरती पर सकुशल लैंड कर गया। जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 द्वारा भेजा गया ये कैप्सूल दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के एक दूरस्थ इलाके में उतरा। आपको बता दें, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने 6 साल पहले इस मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक भी शामिल हैं। मिशन के तहत हायाबुसा 2 ने क्षुद्रग्रह के नमूने जमा किए और उन्हें कैप्सूल के द्वारा धरती पर भेजा है, जिन्हें सुरक्षित प्राप्त कर लिया गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन नमूनों से सौर मंडल और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संबंध में जानकारियां मिल सकती हैं। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर अनुराग राठौर को एजिलेंट थॉट लीडर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर राठौर इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय शोधकर्ता हैं। उन्हें ये पुरस्कार बायो फार्मास्यूटिकल अनुसंधान में उनके योगदान और बायोसिमिलर्स के आणविक लक्षण वर्णन के लिए उन्नत विधियों के साथ उनके काम के लिए दिया गया है। वैश्विक कंपनी एजिलेंट टेक्नोलॉजीज द्वारा लाइफ साइंसेज, निदान और रासायनिक विश्लेषण में प्रभावशाली विचार वाले शोधकर्ताओं को वित्तीय सहायता, उत्पाद और विशेषज्ञता के रूप में ये पुरस्कार दिया जाता है। साल 2020 के पुरस्कार में भी वित्तीय सहायता सहित विजेताओं को अत्याधुनिक प्रयोगशाला उपकरण प्रदान किए जाएंगे। आगामी 21 दिसंबर को दुनिया एक अद्भुत खगोलीय घटना की गवाह बनने जा रही है। इस दिन सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति और शनि एक दूसरे के सबसे नजदीक होंगे। ये संयोग लगभग 397 साल बाद होने जा रहा है, जब ये दोनों ग्रह आसमान में एक दूसरे को छूते नजर आएंगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 21 दिसंबर को इन ग्रहों के बीच की दूरी करीब 73.5 करोड़ किलोमीटर होगी, जबकि धरती से इनके बीच की आभासी दूरी मात्र 0.06 डिग्री नजर आएगी। खगोलीय पिंडों के इस तरह करीब नजर आने की घटना को कंजक्शन कहा जाता है, लेकिन शनि और बृहस्पति के करीब आने की यह घटना ग्रेट कंजक्शन कही जाती है। इन दिनों में ये दोनों ग्रह आसमान में नग्न आंखों से देखे जा सकते हैं। 21 दिसंबर को भारत के ज्यादातर स्थानों से सूर्यास्त के बाद इस घटनाक्रम का दीदार किया जा सकता है। इसी के साथ ज्ञान विज्ञान के आज के अंक में इतना ही। कार्यक्रम के बारे में अपने फीडबैक और सुझाव आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है news@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार, 5वां तल, पृथ्वी भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली 110003। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर एक बार फिर हाजिर होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।